किसिंग से एचआईवी नहीं होता, सलाइवा से एचआईवी नहीं होता। एचआईवी होता है हमारे ब्रेस्ट के मिल्क से, वजाइनल फ्लूइड से, सीमन से और आपके ब्लड से। अच्छा, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पर्सन है जो कि अरेंज मैरिज सेटअप के लिए गया है, ही इज एचआईवी पॉजिटिव और उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव पार्टनर को नहीं बताया है, शी इज एचआईवी नेगेटिव, दोनों का मैरिज हो गया, आफ्टर मैरिज शी फाउंड ऑल्दो ही वाज ऑन ए ट्रीटमेंट, बट उसको पता चलता है कि जो मेरा हस्बैंड है वो एचआईवी पॉजिटिव था, तो क्या वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है? तो लीगली दे आर बाउंड कि हम डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, स्यू भी कर सकते हैं, लेकिन एथिकली जब इस मॉरल ग्राउंड पे आते हैं तो एक तरीके से कन्विंस करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, ऑनेस्टी रखना ज़रूरी हो जाता है। सर, एचआईवी एक बहुत ही स्टिग्मेटाइज्ड बीमारी है, ये तो हमने कह दिया सोसाइटी की तरफ से, लेकिन जो एचआईवी पेशेंट्स होते हैं वो किस किस तरीके की चीज़ों से डील करते हैं? अगर आप इमेजिन करिए कि मैं सपोज करूं एचआईवी पॉजिटिव हो जाऊं, क्या मैं आपको बोल पाऊंगा इस पॉडकास्ट में कि आई एम एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट? क्या मैं अपनी वाइफ को बोल पाऊंगा आफ्टर मेरी वाइफ भी एक डॉक्टर है? क्या मैं अपनी मदर को बोल पाऊंगा जो मेरी मदर भी एक डॉक्टर है? सर, बॉडी में जो भी पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनके बहुत सारे रैपिड टेस्ट कार्ड्स अवेलेबल हैं, तो क्या उसी तरीके से एचआईवी का कोई रैपिड टेस्ट कार्ड है? लेकिन अब जो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जो 3rd and 4th जनरेशन टेस्ट है, इन्होंने टाइमिंग एकदम कर दिया है 2 वीक्स, यानी एचआईवी इन्फेक्शन हुआ 2 वीक्स के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचआईवी एड्स सुन के थोड़ा सा अजीब लगा ना? ये एक ऐसी बीमारी है जिसे बहुत ज्यादा सोसाइटी में कलंकित बीमारी माना जाता है, लेकिन आज इस पे सभी इसके तथ्य, इसके फैक्ट्स, इसके मिथ हम सब आउटब्रेस्ट करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आदित्य जोशी सर। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो एक शब्द है एचआईवी, इसको सुन के लगभग कोई भी इस टॉपिक पे बात करने से थोड़ा सा पीछे हट जाता है। आज आपने उस टॉपिक पे खुल के हमसे बात करना चाहा, वो कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि एक तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा है एचआईवी पेशेंट्स के साथ। मैंने अपनी एमबीबीएस के बाद इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट जोधपुर में काम किया है और मैं इन पेशेंट के साथ अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। फिर सेकंड मुझे मौका मिला जब मेरी रिसर्च थी, मेरी एमडी के अंदर ही हमें एक रिसर्च देनी होती है, तो उसी के दौरान मेरी जो रिसर्च थी वो प्योर एचआईवी और एचआईवी के पेशेंट जो बेस्ड हैं उन्हीं पे थी। तो उसी के थ्रू मुझे काफ़ी रिसर्च के ओरिएंटेड भी एक्सपीरियंस मिला और क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। आज के युग में एचआईवी कहाँ स्टैंड करता है उस रिलेटेड हमें ज़रूरी है लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना। जी सर, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो हम बहुत डिस्कशन करेंगे। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि एचआईवी होता क्या है? एचआईवी बेसिकली एचआईवी का जो फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन मतलब हम इंसानों के बीच जो एक वायरस है वो इम्यूनो डेफिशिएंसी करता है। इम्यून सिस्टम जो होता है वो बेसिकली हमारे पुलिस सिस्टम की तरह होता है। जो भी चोर जैसे आते हैं और पुलिस उन्हें भगाती है, पहले पकड़ती है फिर भगाती है, तो और उसी के बेसिस पे हमारा इम्यून सिस्टम भी वर्क करता है। तो कोई ऐसा वायरस जो ह्यूमंस में डेफिशिएंसी क्रिएट करे अगर इम्यून सिस्टम की, तो उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और सेकंड जो इसका फॉर्म है, जो सीवियर फॉर्म है, बेसिकली एचआईवी एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। एचआईवी जब डायग्नोस होता है तो पेशेंट केवल एचआईवी कहलाता है, एचआईवी पॉजिटिव कहलाता है, लेकिन जब वो सीवियर फॉर्म ले लेता है तो उसको बोलते हैं एड्स। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम बेसिकली कई सारी बीमारियों का मिक्सचर जो होता है उसको हम हमारी भाषा में सिंड्रोम कहते हैं। और एक्वायर्ड का मतलब है वो बचपन से नहीं है, कॉन्जेनाइटल नहीं है, वो किसी और वजह से डेवलप हुई है। तो एड्स उसी का एक फॉर्म है। ओके, तो सर जैसा आपने बताया कि एक है एचआईवी, एक है जब वो सीरियस फॉर्म ले लेता है तो एड्स, तो क्या ऐसा है कि एचआईवी तो ट्रीटेबल है लेकिन जो एड्स है उसके बाद में सीधे डेथ बैठी है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जो स्टोरी है ना बड़ी खास और इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि वो स्टोरी जो होती है ना वो एक तरीके से हमें इंस्पायर करती है एज ए डॉक्टर भी और एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी। 1980s में स्टार्टिंग में या 1975 के बाद ही कहिए, तो यूएसए में क्या हुआ कि कई सारे जो मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है, जो आजकल तो अब, पहले होमोफोबिया बहुत होता था, अभी भी सोसाइटी इसको एक कलंक ही मानती है होमोफोबिया
को, तो जो गे होते थे तो उनमें ऐसा देखा गया कि दे वर फाउंड विद सम ऑफ द डिजीजेज विच वर नॉट नोन, है ना, जैसे कपोसी सार्कोमा करके कैंसर होता है, और ऐसे एक न्यूमोसिस्टिस जिरोविसी करके एक निमोनिया होता है जो कॉमन नहीं होता, बेसिकली ये आपको मिलता नहीं क्योंकि एक इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कि अगर किसी में इम्यूनो डेफिशिएंसी है तभी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स डॉक्टर्स को मिलने लगे एंड दे वर वेरी सरप्राइज्ड अबाउट इट। स्टार्टिंग में तो डायग्नोसिस ही मुश्किल था क्योंकि एज दे वर रेयर डिजीजेस तो मुश्किल से ही डायग्नोस हो पा रही थी, लेकिन कुछ डॉक्टर्स थे उन्होंने डायग्नोस किया और इस पे एक पेपर बनाया, लेकिन दे वर नॉट नोइंग कि कॉज क्या है। उसके बाद इस पे थोड़ी रिसर्च हुई और दो अलग अलग जगह, एक यूएसए में एक फ्रांस में, तो दो अलग अलग जगह पे रिसर्च में ये पाया गया कि एक ही वायरस रेस्पॉन्सिबल है। और ये जो दोनों टीम्स थी यूएसए की और फ्रांस की, दे वर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ना आपस में बात कर रहे थे, दोनों ने इंडिविजुअली ये वायरस आइसोलेट किया। तो एड्स बेसिकली उस सीवियर फॉर्म का एक रूप था जो वहां पे मिला पेशेंट्स में डायरेक्ट, और उसके केस प्रेजेंटेशन है। कई बार हम इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे एड्स स्टार्टिंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तो हमें वो पेपर आज भी पढ़ने मिल सकते हैं कि पेशेंट किस तरह आ रहे थे। तो दुबले पतले पेशेंट होते थे, तो एड्स इसीलिए एक सीवियर फॉर्म है। और HIV तब हमें 1981 के अंदर इट वाज डायग्नोज्ड कि एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और एड्स इसका सीवियर फॉर्म है। और इंडिया में पहले जो केस थे वो चेन्नई में मिले 1986 के अंदर। ओके सर, जैसा अभी आपने बताया कि एक तो हुआ था यूएसए के अंदर जो टीम चल रही थी और ये एक थी फ्रांस में, तो उस ड्यूरेशन में भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि उस टाइम भी वो काफी वाइड स्प्रेड तो ऑलरेडी हो चुका था। जी बिल्कुल, ये काफी वाइड स्प्रेड है, उसकी वजह काफी सारी है। देखिए बेसिकली क्या है कि कई लोग जो आज HIV के बारे में थोड़ा जानते भी हैं, दे नो कि 1980s में इसको डायग्नोज किया गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो कि 1920s से ही इसका ओरिजिन हो चुका था। HIV का जो ओरिजिनल नाम है वो सीमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। सीमियन का मतलब होता है चिंपैंजीज से रिलेटेड, मंकीज से रिलेटेड। तो बेसिकली चिंपैंजीज में माना जाता है कि ये वायरस पहले था। तो एक्चुअली अफ्रीका का जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहां पे किंसासा नाम की एक जगह है, वहां से इसका ओरिजिन मानते हैं। तो अफ्रीका में जैसे आज भी हम जानते हैं काफी आदिवासी जनता और वो लोग रहते हैं, तो दे आर वेरी कॉमनली कंज्यूमिंग वाइल्ड एनिमल्स का मीट, उसको हम बुश मीट कहते हैं इंग्लिश में। तो वो जो बुश मीट कंज्यूम करने की आदत है, तो जाहिर सी बात है आप हंटिंग भी करेंगे, और जो हंटर होते हैं उनके वुंड्स भी होंगे क्योंकि वो जंगल में जाते हैं, झाड़ पत्ती होती है, और दे में ऑल्सो गेट एग्रेसिव अटैक्स बाय द एनिमल्स। जी। तो ऐसा माना जाता है कि जब उसका जो ब्लड है चिंपैंजीज का वो मिक्स हो गया किसी वन ऑफ द हंटर्स में, तो धीरे धीरे करके जब ये वायरस क्या होता है, जब नया बॉडी में जाता है, वो तो चिंपैंजीज के लिए अडॉप्टेड था, लेकिन जब ह्यूमंस में आया तो इट वाज नॉट नोइंग कि करना क्या है। तो वो वायरस भी नया था बॉडी के लिए, तो इट वाज नॉट अडॉप्टेड टू द ह्यूमन बॉडी। तो स्टार्टिंग में इट टुक टाइम, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे इसने अपना बनाते गए, मतलब क्योंकि ट्रांसमिशन तो होता ही था, तो धीरे धीरे उसका ट्रांसमिशन इंटरनल एनवायरनमेंट जो सेंट्रल अफ्रीका का है उसमें होता रहा, but they were not having the disease because it takes time for HIV to develop the disease at the full scale। तो धीरे धीरे करके ये फैलता गया, और जब ग्लोबलाइजेशन काफी अपनी पीक पे हुआ तो 1960s 70s के थ्रू ये अपना जो पकड़ है वो यूएसए में, यूरोप में बनाना इसने शुरू किया। सर बातों में भी आपने बताया कि टेक्स टाइम टू डेवलप द कंडीशन, द सिम्टम्स इन अ पेशेंट, तो लगभग कितना समय लग जाता है HIV एड्स का डायग्नोसिस होने में? बेसिकली HIV का जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके का है, एक जैसे हमारे पास कोविड वायरस होता था, कोविड वायरस हो गया या इन्फ्लुएंजा नाम या फ्लू वायरस हम सुनते हैं, उनका जो मैकेनिज्म है वो कुछ अलग टाइप का है, इसका जो है वो कुछ अलग टाइप का है। कोविड हो गया या फिर इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस जो हो गया, या जैसे कुछ डायरिया वाले वायरस भी होते हैं, जैसे रोटा वायरस है, वैक्सीन भी है बच्चों के लिए, नोरो वायरस है, इनके जो मैकेनिज्म होते हैं वो एक बॉडी के स्पेसिफिक भाग से रिलेटेड होते हैं। कि जैसे रोटा वायरस है वो गट को अफेक्ट करता है तो डायरिया करता है, इन्फ्लुएंजा लंग्स को अफेक्ट करता है, और तो इसलिए वो केवल एक बॉडी के स्पेसिफिक उसी को ऑर्गन को ही अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है उसका बेसिक काम क्या है, वो क्या करता है, वो जब बॉडी में जाता है तो उसके पास 3 हथियार होते हैं। एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक इंटीग्रेज और एक प्रोटीएज करके। ये क्या करता है, ये जो हमारी पुलिस होती है उसी के साथ दोस्ती करता है। अच्छा। नॉर्मली क्या होता है कि
चोर घुसेगा घर में घुसेगा तो पुलिस वाले देखेंगे और उसे पकड़ेंगे और जाना जाएगा कि अरे ये तो कोई बाहर का आदमी है। लेकिन ये पुलिस की जो पहली पेट्रोलिंग कार्स होती है, जिसको हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं, जो बॉडी में घूमती रहती है बेसिकली, उससे जाके दोस्ती करता है। उसके लिए एक प्रोटीन होता है जिसको हम यूज करते हैं CCR5 करके, उससे हाथ मिलाता है, हाथ मिला के एंट्री लेता है। जब ये एंट्री लेता है तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, HIV जो वायरस है उसमें DNA नहीं होता, RNA होता है। ह्यूमंस में जैसे DNA होता है, तो ये RNA से पहले DNA बनता है। इसकी खास बात ये है कि ये DNA का जो स्ट्रैंड है ये हमारे ही DNA के साथ जाके मिक्स हो जाता है और बैठ जाता है वहीं पे। फिर इसका अपना मैकेनिज्म चालू होता है जिससे नए नए पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, और वो जो मैक्रोफेज होता है यानी जो पुलिस की पेट्रोलिंग कार्स होती है, पहले उसको ये हाईजैक करता है। जब ये हाईजैक हो जाते हैं तो वो पुलिस की चौकियों पे जाता है। उन चौकीज को हम बोलते हैं CD4। CD4 बेसिकली हमारी भाषा में हम हेल्पर T सेल्स बोलते हैं। ये हेल्प करते हैं बेसिकली बॉडी को आइडेंटिफाई करने में कि कौन चोर है, कौन आतंकवादी है, किसके लिए इम्यून सिस्टम को क्या रेस्पॉन्स की जरूरत है। तो स्टार्टिंग में कई साल इस मैक्रोफेज में ही निकल जाते हैं, धीरे धीरे करके वो CD4 में जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम CD4 काउंट कम होना शुरू होते हैं, क्योंकि मैक्रोफेज को ये मारता नहीं है, क्योंकि ये तो पेट्रोलिंग कार्स है। लेकिन CD4 काउंट को पुलिस चौकियों को धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू करता है। तो CD4 काउंट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी को इम्यून सिस्टम की कमी महसूस होती है, क्योंकि बॉडी में अब कोई घूम भी रहा है ना, चोर, कोई आतंकवादी, कोई भी इन्फेक्शन, तो बॉडी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हेल्पर सेल तो खत्म हो गया। तो रेस्पॉन्स कौन जनरेट करेगा, बताएगा कौन कि क्या रेस्पॉन्स देना है। तो इसी वजह से इसमें कई साल लग जाते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने में। आमतौर पे इसे बोला जाता है 10 to 15 ईयर्स का पीरियड का टाइम होता है। और एक खास बात यह है HIV से रिलेटेड कि HIV जब स्टार्ट होता है तब भी ये कुछ सिम्टम्स देता है बॉडी में, और जब एड्स हो जाता है तब तो कई सारे सिम्टम्स होते हैं। तो स्टार्ट जब होता है तब भी ये इसको बोलते हैं अर्ली HIV। अर्ली HIV जो होता है उसके कुछ अपने सिम्टम्स होते हैं, और एड्स के तो सिम्टम्स कई सारे होते ही। तो हम आपसे सर अर्ली HIV के कुछ जो सिम्टम्स हैं अगर हम जान पाए। अर्ली HIV बेसिकली एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह सिम्टम्स देता है। जैसे पेशेंट को सपोज करो कोई भी रूट से एक्सपोजर होता है, तो एक्सपोज होने के बाद पेशेंट के 15 to 20 डेज के बाद पेशेंट को फीवर, बॉडी में रैशेस और लिम्फेडिनोपैथी, बेसिकली लिम्फ नोड जो होते हैं हमारे गले के आसपास, वो हो सकता है, सूजन उसमें आ जाए, सोर थ्रोट जैसा उसको महसूस होता है, और इसको 7 to 10 डेज लगते हैं ठीक होने में। HIV कभी भी अर्ली HIV कोई सीवियर इन्फेक्शन नहीं करता जनरली, और बॉडी इससे रिस्पॉन्स कर लेती है, रिकवर कर लेती है। बाद में ये अंदर ही अंदर इम्यून सिस्टम को खोखला करता है। अच्छा, तो बातों में सर आपने अभी बताया था, जब पहले वाला, इससे पहले का जो पॉइंट था कि जो ट्रैफिकिंग करती है पेट्रोलियम, जो सेल्स रहती है अपनी, उनको धीरे धीरे करके खत्म करता है। तो उस टाइम जब बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स थोड़ा डाउन जाता है, तो क्या जो पेशेंट होता है, ये तो एक तरीके से पूरा जो है चल ही रहा है अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर, साथ ही साथ जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए भी क्या जो पेशेंट है वो प्रोन हो जाता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो नॉर्मल CD4 काउंट जो होता है, जो CD4 की हमने बात की कि हेल्पर T सेल्स का नॉर्मल काउंट जो होता है हमारे, वो जरूरी है, हम आगे भी बात करेंगे। नॉर्मल जो काउंट होता है वो माना जाता है 500 से 1500, यानी इतने अगर बॉडी में पर mm क्यूबिक मीटर के हिसाब से ये होता है, तो उतने अगर होते हैं बॉडी में तो नॉर्मल इम्यून सिस्टम अपना काम करता रहता है। लेकिन ये एक रेंज है, देखिए आप, 500 से 1500। तो अगर किसी की 1500 है तो वो कम होते होते, जब तक वो 500 से कम नहीं जाएगा तब तक उसको सिम्टम या ऐसे इन्फेक्शन नहीं हो पाएंगे इजीली। अब किसी का 500 ही है जैसे बेसिक, तो उसको थोड़े हो सकता है 5 साल में ही सिम्टम्स आ जाए। किसी का 1500 है तो इट में टेक टाइम अप टू 15 ईयर्स कि उतना कम हो जाए। तो इसमें टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग लोगों में अलग अलग लगता है, पर एवरेज 10 ईयर्स तक लगता है। तो सर ये हमने पूरा समझा है कि HIV के सिम्टम्स कैसे होते हैं, HIV एड्स और HIV किस लेवल पे होता है। लेकिन यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि HIV का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, HIV किस तरीके से फैलता है? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसी से रिलेटेड मिथ्स जो होती है वो जनरेट होती है, और इससे रिलेटेड जो मिथ है वो कॉमन इंसान से लेके डॉक्टर कम्युनिटी तक भी है। क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है और मेरी जो नॉलेज है वो मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उसी फील्ड में हुई। तो लेकिन
आम डॉक्टर्स को भी, नर्सिंग स्टाफ को भी, हेल्थ केयर कोई भी वर्कर है या नॉर्मल आदमी को भी इससे रिलेटेड काफी मतलब एक फियर होता है। हम ऐसा समझते हैं कि जैसे मच्छर भी अगर बैठ जाए, खाना भी हम साथ खा लें तो HIV हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताने में बहुत खुशी होगी मुझे और आपके दर्शकों को भी कि HIV का फैलने का जो तरीका सबसे जो खतरनाक माना जाता है कि फैलेगा ही फैलेगा, मतलब ये 92% इसके चांसेस हैं। और 92% का मतलब क्या हुआ वो भी जरूरी हो जाता है। इसमें देखा गया जब 10,000 बार अगर एक्सपोजर होगा एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, यानी 10,000 बार ब्लड इन्फेक्टेड विद HIV आपको अगर चढ़ाया जाएगा तो 9,250 टाइम्स आपको HIV होगा, यानी ये 92% प्रोबेबिलिटी के साथ आप में फैलता है। इसी के साथ हम अगर लेते हैं मलेरिया को तो कंपैरिजन करेंगे तो मलेरिया का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोबेबिलिटी है वो 100% है। तो HIV सबसे जो खतरनाक तरीका है वो है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेकंड जो है खतरनाक तरीका, खतरनाक मतलब इन ए सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, मदर टू चाइल्ड जो होता है वो होता है 30%। फिर है हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है सभी के लिए और ज्यादातर जो जनता जानना चाहती है वो यही जानना चाहती है कि सेक्सुअली रूट से होता कैसे। तो बेसिकली इसके 3 रूट होते हैं। पहला रूट होता है जो एनल टू एनल, वो हमारे गे पीपल में देखा जाता है, जो गे पॉपुलेशन होती है। वो गे पॉपुलेशन में एनल टू एनल का ट्रांसमिशन रूट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि म्यूकोजल इंजुरी जो होती है हमारी उसके चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वुंड इन्फेक्शन के थ्रू HIV जल्दी फैलता है। सेकंड जो कॉमन होता है वो मेल टू फीमेल होता है। मेल टू फीमेल में मतलब मेल आपका HIV पॉजिटिव है, फीमेल HIV नेगेटिव है, तो उसमें चांसेस अगेन थोड़े ज्यादा होंगे। सबसे जो कम है सेक्सुअल रूट में वो है फीमेल टू मेल। फीमेल अगर HIV पॉजिटिव है और मेल HIV नेगेटिव है तो उसके चांसेस सबसे कम है। इसी सेक्सुअल रूट में चांसेस बढ़ कब जाते हैं, जब सेकेंडरी सेक्सुअल डिजीजेज जो होती है वो अगर हमारे हो तो उससे क्या होता है, वुंड जो होता है वो ओपन होता है तो उसमें कोई भी फ्लूइड निकलता रहता है, जैसे सिफिलिस अगर किसी को है, अल्सर्स हैं, जेनाइटल हर्पीज है, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर कोई म्यूकोजल इंजुरी नहीं है, कोई STD नहीं है, तब तो चांसेस जो आपके नॉर्मल हैं वो 1% के अराउंड रहते हैं, लेकिन अगर है तो फिर उसी हिसाब से रहते हैं। इसी में सर एक चीज आ रही है कि कभी कभी जनता को ऐसे भी लगता है कि जो सलाइवा होता है उससे HIV ट्रांसमिट हो जाता है, तो ये एक मिथ है या एक फैक्ट है? किसिंग से HIV नहीं होता, सलाइवा से HIV नहीं होता। HIV होता है हमारे ब्रेस्ट के मिल्क से, वजाइनल फ्लूइड से, सीमन से और आपके ब्लड से। तो इसीलिए किसी के साथ HIV पॉजिटिव कोई भी पेशेंट है उसके साथ खाना खाने में, साथ में कॉफी पीने में, साथ में बैठने में किसी भी तरीके का कोई भी हार्म नहीं है। हम बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कैजुअली हम कांटेक्ट इजीली कर सकते हैं, इवन हम किसिंग भी कर सकते हैं, जब तक कि हमारे दोनों के जो पार्टनर्स हैं उनमें म्यूकोजल इंजुरीज ना हो, जब तक ब्लड की मिक्सिंग ना हो तब तक कोई भी इशू नहीं है किसी भी तरीके का। सर यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, जो आपने सेकंड टाइप बताया था कि मेल से फीमेल में ट्रांसमिट होने का चांसेस, प्रोबेबिलिटीज थोड़ी हाई रहती है। तो अगर हम हमारे देश की बात करें तो इसमें अरेंज मैरिजेस बहुत ज्यादा कॉमन है और एक तरह से समझे कि सोसाइटी अप्रूव्ड मैरिजेस भी है। तो इस ड्यूरेशन में एक जिसकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट हुई है, मेल और फीमेल, शादी से पहले क्या जो पार्टनर्स है उनको आपस में बैठ के इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए? देखिए, एज ए डॉक्टर अगर मैं ये बात कहूँ, और क्योंकि मैंने HIV पेशेंट्स का इंटरव्यू लिया है तो मैं इस बारे में, इस मेंटेलिटी को काफी अच्छे से समझने का मुझे मौका मिला है। तो मैंने ये समझा है कि एथिकली सबसे ज्यादा प्रूडेंट है, एथिकली ये बहुत ज्यादा राइट है कि आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्टी रखें, जिसके साथ आप समझते हैं कि मुझे बात है, चाहे वो आप पहले इनडायरेक्ट वे में करिए कि भाई हम कई बार जनरली जो पार्टनर्स होते हैं, जो अरेंज मैरिज की हम बात करें, क्योंकि एक लव पार्टनर जो होता है वो एक लेवल की ऑनेस्टी डेवलप हो ही जाती है, अगर फिर भी ना हो तब भी वो एथिकली बिल्कुल राइट है। सेकंड थिंग जो है, अरेंज मैरिज में अगर हम बात करें तो आपस में जो दो पार्टनर्स हैं उन्हें स्टार्टिंग में इनडायरेक्टली इस बारे में सवाल करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म की बात है। ऑल्दो हमारे पास ऐसा देखा गया है, ट्रायल्स भी हुए हैं
जिसमें ये देखा गया है कि पर्पस 1 और पर्पस 2 करके ऐसे ट्रायल्स थे जिसमें ये देखा गया कि ट्रांसमिशन निल हो जाता है अगर हम HIV का फुल ऑन ट्रीटमेंट ले रहे हो। लेकिन बात जब आती है एथिकलिटी की, तो एक ऑनेस्टी का होना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, लीगली आप इस चीज में बाउंड है। एक HIV पॉजिटिव पेशेंट लीगली बाउंड है एक HIV नेगेटिव पेशेंट को बताने के लिए कि आई एम HIV पॉजिटिव, उसके बाद ही डिसीजन लेना जरूरी है अच्छा, कि मैरिज करनी है कि नहीं करनी। अच्छा, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पर्सन है जो कि अरेंज मैरिज सेटअप के लिए गया है, ही इज HIV पॉजिटिव और उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव पार्टनर को नहीं बताया है, शी इज HIV नेगेटिव, दोनों का मैरिज हो गया, आफ्टर मैरिज शी फाउंड ऑल्दो ही वाज ऑन ए ट्रीटमेंट, बट उसको पता चलता है कि जो मेरा हस्बैंड है वो HIV पॉजिटिव था, तो क्या वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है? देखिए, लीगली वो कर सकती है, लेकिन बात ये होती है कि जब ऐसा होता है, मेरे पास जैसे एक केस था, मुझे अभी भी याद है, एंड शी वॉज ए फीमेल, और वो उनकी उम्र होगी कुछ 32 ईयर्स की, एंड शी वॉज वर्किंग, और उनका एक पहले पार्टनर था, मतलब शी वॉज मतलब एक मैरिज में थी वो, और वो डाइवोर्स हुआ आफ्टर गेटिंग HIV पॉजिटिव। पति को था बेसिकली, तो वाइफ को भी हुआ, लेकिन अब डाइवोर्स होने के बाद शी वॉज अलोन, और जाहिर सी बात है उनको 5 इयर्स निकल गए थे ऐसे, एंड शी डेवलप्ड ए रिलेशनशिप विद सम अदर गाय, तो शी वॉज थिंकिंग अबाउट मैरिज, बट उनको एक कंफ्यूजन था, तो जो जाहिर सी बात है, एंड शी वॉज आस्किंग मी कि मुझे क्या करना चाहिए रिगार्डिंग माई HIV स्टेटस, उनको बताना चाहिए कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले ट्रीटिंग जो डॉक्टर होते हैं, और हमारे इंडिया में नाको जो है वो काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन फैमिलीज को जो आपस में अगर ये मानते हैं, या दो पार्टनर्स, कि हमें रिलेशनशिप में आना है लेकिन एक पार्टनर HIV पॉजिटिव है, दूसरा नहीं है, तो वो काउंसलिंग में ये बताया जाता है कि ट्रांसमिशन जो रेट है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, या बिल्कुल निल है, या जो भी कुछ है, तो उसके बारे में बिल्कुल साफ उन्हें बताया जाता है। तो लीगली दे आर बाउंड कि हम डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, स्यू भी कर सकते हैं, लेकिन एथिकली जब इस मॉरल ग्राउंड पे आते हैं तो एक तरीके से कन्विंस करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, ऑनेस्टी रखना जरूरी हो जाता है। जी सर, ये बात हुई एक सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफर होने की। अब हम जानेंगे, क्या HIV की कोई एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होती है जिसको वो जल्दी ट्रांसफर हो जाए, जैसे एज या जेंडर से रिलेशन होना? देखिए, HIV की जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन है उसको जान के खास बात यह है कि इसके ओरिजिन की जो स्टोरी है उसी में पता चलता है कि ओरिजिनली जब ये मिलने लगा, तो आप ये देखिए कहाँ मिला। इसका ओरिजिनल नाम था गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, ग्रिड करके इसको बोलते थे जब ये नया नया डायग्नोस हुआ था। तो ग्रिड मतलब गे रिलेटेड, क्योंकि स्टार्टिंग में ये केवल मेल टू मेल सेक्स पार्टनर्स में ही मिलता था। तो जब मेल टू मेल सेक्स पार्टनर्स में मिलता था तो सबको पहले डॉक्टर्स को लगा कि ये कोई ऐसी बीमारी है जो केवल मेल टू मेल ही सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है। तो अगेन एक वो पॉपुलेशन होती है, वो प्रोन होती है। उसकी वजह ये है कि एनल टू एनल सेक्स में म्यूकोजल इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं वजाइनल के सेक्स के मुकाबले। तो एक वो पॉपुलेशन काफी प्रोन है इन जनरल सेक्सुअल ट्रांसमिशन में। सेकेंड थिंग वो है कि ऐसे पेशेंट्स जैसे बीटा थैलेसेमिया के जो पेशेंट्स हैं, जैसे तो बीटा थैलेसेमिया के पेशेंट्स हैं, या थैलेसेमिया के पेशेंट हैं, सिकल सेल डिजीज के पेशेंट हैं, या ऐसे कोई भी पेशेंट जिन्हें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि मैंने अगेन सबसे पहले जो बोला था कि जो सबसे खतरनाक मोड है, जो सबसे एकदम आप मानो गारंटीड है, वो है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप देखिए, इंडिया में जब ये डायग्नोस नहीं हुआ था, इवन वर्ल्ड में भी, तो स्टार्टिंग में HIV को लेके कोई भी रिलेटेड टेस्ट होते ही नहीं थे ब्लड के। तो जो भी हम ब्लड लेते थे वो डायरेक्टली हम चढ़ा देते थे, हम उसको कभी भी वो करते ही नहीं थे। आप देखिए, जो अमिताभ बच्चन है उसी को ऐसे तो हेपेटाइटिस बी हुआ था। हेपेटाइटिस बी उनको हुआ क्योंकि वो जब इंजरी हुई थी तो कई सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए, तब इस चीज को हम चेक ही नहीं करते थे। बाद में जब HIV पकड़ा गया 1986 में चेन्नई में, तब हमने देखा कि यार ये तो है। तो 1992 में नाको ने फिर इसको कर दिया कि भाई आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बिल्कुल सबको चेक करना है। तो हमने फिर हेपेटाइटिस बी की भी चेकिंग शुरू की, HIV की भी चेकिंग शुरू की, मलेरिया की भी, सिफिलिस की भी। तो इस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक अगेन जो पॉपुलेशन है उनको होता है। थर्ड थिंग है, जो पॉपुलेशन ऐसी है जो कॉमन प्रैक्टिस से प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज होती है, चाहे वो खुद प्रोस्टिट्यूट्स हो गई, चाहे जैसे इंडिया में जब पहली बार 1986 में मिला था तो चेन्नई में मिला था। आज भी आप डेटा निकाल के देखेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है वो ड्राइवर पॉपुलेशन होती है, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं।
बिकॉज वो जाते हैं और क्योंकि लॉन्ग अपने होम से फार अवे होते हैं वो, तो दे कॉमनली इंगेज विद दिस काइंड ऑफ पीपल, जो प्रोस्टिट्यूट्स हो गई। तो प्रोस्टिट्यूशन में बेसिकली इसको फैलने के चांसेस अगेन, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ज्यादा होती है, तो अगेन वो एक पॉपुलेशन हो गई। तो इस तरीके की ये डिजीज ट्रांसमिशन की है। फिर जिनकी मदर्स अगर HIV पॉजिटिव है तो उन बच्चों को चांसेस होता है, अगर मदर को पता नहीं है अपना HIV स्टेटस तो उनको चांसेस होता है। फिर एक होता है हेल्थ केयर वर्कर। हेल्थ केयर वर्कर को होने के चांसेस होते हैं थ्रू नीडल स्टिक इंजरीज। हालांकि जो नीडल स्टिक इंजरीज है उसके थ्रू जो HIV ट्रांसमिशन रेट है वो 1% से भी कम है, लेकिन फिर भी चांसेस तो होते हैं, कम ही है लेकिन है। सर बॉडी में जो भी पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनके बहुत सारे रैपिड टेस्ट कार्ड्स अवेलेबल हैं, तो क्या उसी तरीके से HIV का कोई रैपिड टेस्ट कार्ड है? जी, HIV के भी टेस्ट, रैपिड टेस्ट कार्ड जैसी कोई चीज तो एग्जैक्टली नहीं बोलनी चाहिए, बेसिकली रैपिड टेस्ट लेकिन हमारे पास अवेलेबल है। पहले फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन टेस्ट होते थे जो पॉजिटिव होने में, यानी अगर आपको HIV इन्फेक्शन हो गया है तो पॉजिटिव होने में वो 3 मंथ्स लगा देते थे, 30 डेज टू 90 डेज तक। तो 3 मंथ के बाद ही आपको पता चलता था कि HIV पॉजिटिव हो। इसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं। विंडो पीरियड मतलब HIV इन्फेक्शन हो चुका है लेकिन कोई भी टेस्ट नहीं है जिसके जरिए आपको पता चल सके कि HIV पॉजिटिव आप हुए हैं कि नहीं हुए। लेकिन अब जो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जो 3rd एंड 4th जनरेशन टेस्ट है, इन्होंने टाइमिंग एकदम कर दिया है 2 वीक्स, यानी HIV इन्फेक्शन हुआ 2 वीक्स के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं। तो ये काफी हमने प्रोग्रेस कर ली है HIV के डायग्नोसिस से लेकर आज तक 2026 में, कि हमने 4th जनरेशन टेस्ट डेवलप कर लिया है जिसमें हम एक P24 एंटीजन HIV-1 के प्रति एंटीबॉडी और HIV-2 के प्रति एंटीबॉडी हम डिटेक्ट करते हैं। ओके सर, तो HIV जो एक बीमारी है इसका ट्रीटमेंट फॉलोअप किस तरीके का रहता है? ये एक लॉन्ग जर्नी ट्रीटमेंट फॉलोअप है या कोई शॉर्टकट मेथड भी है? मुझे एक तरीके से बताने में खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि 2026 हो चुका है आज। 1981 में पहली बार इस डिजीज का डायग्नोसिस हुआ था। 1987 में ज़ाइडोवुडीन नाम की एक ड्रग आई थी जिसको हमने बेसिकली इसके लिए डेवलप किया था, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के नाम पे। लेकिन ज़ाइडोवुडीन में हमें स्टार्टिंग में प्रोग्रेस देखने मिली थी, लेकिन ज़ाइडोवुडीन के खुद के काफी कॉम्प्लिकेशंस थे। अनीमिया करती थी पेशेंट को, पैनसाइटोपिनिया कर देती थी, ब्लड बिल्कुल कम हो जाता था, मायोपैथी कर देती थी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती थी, पेशेंट को फॉलोअप नहीं कर पाते थे। फिर 1995 में काफी सारी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हमने डेवलप की। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स को आज हम जहां पहुंचा चुके हैं 2026 में, युग आज इस बात का है कि जो हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है, एक होती है सिंगल पिल जो होती है डेली पिल थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, यानी रोज पेशेंट को सेम टाइम पे एक ही पिल लेनी है और बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब नाको डेवलप हुआ था 1992 में, तो गवर्नमेंट ने कुछ ही साल में जब ड्रग्स आ गई तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया, क्योंकि कॉस्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। HIV की जो ड्रग्स होती है वो बड़ी बड़ी कंपनीज ने डेवलप की है, USA में डेवलप हुई है, नॉर्मल पेशेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो नाको की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इसकी सर्विसेज। आज के टाइम में एक तो सिंगल पिल रेजिम है जो बेसिकली 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, टिनोफोविर, लेमिवुडीन और डोलिटोग्रेविर। सेकेंड थिंग जो हमने डेवलप कर ली है आज के टाइम में, वो 2 मंथली इंजेक्शन हमने डेवलप की है। बेसिकली जो पेशेंट वायरली सप्रेस्ड होते हैं, मतलब जिनका वायरल कॉपी लेस देन 50 होता है, उनमें हम कैबोटैग्रेविर करके एक ड्रग होती है वो हम दे सकते हैं हर 2 महीने में। फिर एक हमने 6 मंथली इंजेक्शन भी डेवलप कर लिया, यानी 6 महीने तक आपको कोई ड्रग नहीं लेनी, केवल 6 महीने में एक इंजेक्शन लगवाना है और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज के टाइम में अगर मैं बोलूं तो HIV डायबिटीज होने से भी ज्यादा आपका एक अच्छा डायग्नोसिस है। उसकी वजह ये डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन होंगे ही होंगे, कई सारे आपको ड्रग्स लेनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म इसका फॉलोअप करना पड़ेगा और कॉम्प्लिकेशन भी ऐसे होंगे जो प्रिवेंटेबल नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन HIV अगर एक पेशेंट डायग्नोस हो जाता है टाइम पे या इवन एड्स की स्टेज में भी, और वो लगातार अपने ट्रीटमेंट पे बना रहता है, एडहेरेंस उसकी पूरी है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल जीता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं होते, बिल्कुल कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। कुल मिला के ऐसा समझ सकते हैं कि जो उसका लाइफ स्पैन है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल नहीं, अगर वो ट्रीटमेंट फॉलोअप पे चल रहा है तो। वहीं अगर वो ट्रीटमेंट फॉलोअप पे नहीं चलेगा तो हमें उसके बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सर इसी का एक रूल भी एक पढ़ा है मैंने, जो है कि अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिशेबल। वो क्या चीज है? वो एक बहुत ही खास बात अब हमें नए ट्रायल से पता चली है। पार्टनर करके एक ट्रायल हुए थे, उसमें बेसिकली कई सारे कपल्स जो हेट्रोसेक्सुअल थे, जिसमें एक HIV पॉजिटिव है, एक HIV नेगेटिव है, उन कपल्स में हमने ट्रांसमिशन देखा कि जो पेशेंट्स HIV पॉजिटिव वायरली अनडिटेक्टेबल है,
वायरली अनडिटेक्टेबल का मतलब है लेस देन 50 कॉपीज है अगर उनके ब्लड में आरएनए की, एचआईवी आरएनए की, तो उनमें देखा गया कि इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ टाइम उनका जो सेक्सुअल एक्सपोजर था उसके बाद भी जो ट्रांसमिशन की रेट, आप सरप्राइज करोगे, जीरो है, जीरो, इट इज जीरो। मतलब जो पेशेंट लॉन्ग टर्म से एचआईवी का ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म भी नहीं मुझे बोलना चाहिए, 3 मंथ्स के अंदर अंदर एक बार आपने एचआईवी का ट्रीटमेंट शुरू किया, आप लगातार 3 महीने से एडहेरेंट है और 3-4 महीने के अंदर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आपका जो पार्टनर है उसको ट्रांसमिशन की रेट जीरो हो जाएगी। ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू अभी भी है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन सेक्सुअल रूट बिल्कुल जीरो है। तो दैट इज अनडिटेक्टेबल इक्वल्स टू अनट्रांसमिसेबल। एचआईवी हो गया, एचआईवी के ये सिम्टम्स है, एचआईवी को हमने ट्रीट कर दिया, बट द मेन फोकस इज एचआईवी होने से हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एचआईवी होने से प्रिवेंशन का जो तरीका है वो पहले आप देखिए कि कॉन्डम्स जो है वो सबको पता है कि कॉन्डम्स एक होते हैं, तो कॉन्डम्स तो मुझे लगता है बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्डम्स तो एक एसटीडी को भी प्रिवेंट करते हैं, कोई भी एसटीडी हो, और एचआईवी को तो प्रिवेंट करते ही हैं। बेसिकली वो जो बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उसको आपस में कांटेक्ट में नहीं आने देते, म्यूकोजल जो इंजरी है उसके आपके कांटेक्ट में आने नहीं देते हैं। तो एक रूट कॉन्डम्स हो गए। सेकंड जो रूट हो गया हमारा, वो प्रिवेंशन का तो जो तरीका है वो तो वही है कि हमें एथिकल जो प्रैक्टिस होती है सेक्सुअली, कि अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है उसको पता है और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो उसे अपने पार्टनर से बात करके और जो भी मेथड्स है वो यूज करने चाहिए। सेकेंड एक होता है जिसके बारे में कम लोगों को नॉलेज होती है, वो होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अब इसका नाम ही इससे मतलब निकलता है कि प्री एक्सपोजर का मतलब आप एक्सपोज हुए नहीं है। जैसे सपोज करें आप मैरिज करते हैं, जैसे मैंने किसी से मैरिज की और वो पेशेंट एचआईवी नेगेटिव है और मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं। अब वो जो एचआईवी नेगेटिव पेशेंट है वो कैसे प्रिवेंट करेगा अपने आप को एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट मतलब बिना करे? तो उसका ये सिंपल तरीका है कि 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो एचआईवी जो नेगेटिव जो पर्सन है वो लेता रहे, तो एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा। और वो तो मैंने आपसे बात कर ही ली थी कि अनडिटेक्टेबल, जब वो अनडिटेक्टेबल हो जाएगा उसका टारगेट लेवल, तो वो ड्रग उसको लेने की जरूरत नहीं है। फिर एक होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर के बाद, जैसे सपोज करो आपको डाउट हुआ कि मैं अभी कोई प्रोस्टिट्यूशन में एंगेज हुआ हूं, तो डाउटफुल एक हो गया, फियर हो जाता है, आपको अचानक से रियलाइज होता है कि मैंने क्या किया। सेकंड थिंग, आपको कोई ऐसा पार्टनर होता है जो आपको अगेन डाउट होता है, क्योंकि आजकल कैजुअल सेक्स काफी कॉमन है, तो उसके बाद आपको अगर डाउट जनरेट होता है, नीडल स्टिक इंजरी की जिसकी हमने बात की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हमने बात की, तो विद इन 72 आवर्स, प्रेफरेबली 24 आवर, लेकिन विद इन 72 आवर अगर आपने 28 डेज के लिए जो कोर्स होता है प्रेस्क्राइब वो अगर आपने लिया, तो अगेन आपकी जो ट्रांसमिशन है वो 90% तक रिड्यूस हो जाती है। तो वो एक प्रिवेंशन के मेथड्स है एचआईवी के लिए। सेकंड जो लेटेस्ट इसमें अपडेट हुआ है वो बहुत ही खुशी की बात है, लेनाकैप्विर जो एक ड्रग है वो डेवलप हुई है, जो 6 मंथली हम इंजेक्शन देते हैं, यानी कोई जैसे एचआईवी नेगेटिव पेशेंट है, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के साथ इंगेज होता भी है, तब भी हर 6 महीने में वो एक इंजेक्शन लगवाने पे ट्रांसमिशन की जो रेट है वो जीरो हो जाती है। तो एक नया जो एफडीए ने 2025 में नया एक ड्रग बेसिकली लॉन्च किया है। सर, एचआईवी एक बहुत ही स्टिग्मेटाइज्ड बीमारी है, ये तो हमने कह दिया सोसाइटी की तरफ से, लेकिन जो एचआईवी पेशेंट्स होते हैं वो किस किस तरीके की चीजों से डील करते हैं? क्या इसमें एक जो बार ग्राफ अपन समझ लें वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखता है हमें? बेसिकली ये जो एक क्वेश्चन है ये बहुत पॉन्डरिंग है, क्योंकि आप जो एक नॉर्मली है ना एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट से बात कभी करेंगे नहीं, क्योंकि एक तो फियर ऑफ स्टिग्मा है, दूसरा एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट खुद आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ था मेरी रिसर्च के थ्रू। मैंने हर पेशेंट का करीब 100+ पेशेंट्स का मैंने इंटरव्यू लिया था, जो एक लॉन्ग टर्म इंटरव्यू होता है 1-on-1, और उनसे मैंने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन की थी। तो उसके थ्रू मुझे समझ में आया कि व्हाट दे वर डीलिंग विद। आप देखिए मेरे पास एक लड़का आया, ही वाज 19 ईयर्स ओल्ड, और उनके मदर फादर को एचआईवी था, एंड वो जाहिर सी बात है मदर फादर को एचआईवी था, जब पता चला तो दे वर नॉट नोइंग देयर स्टेटस, तो बच्चे को भी हुआ। वो 19 ईयर्स का है, बट ही डजंट नो वेदर ही कैन मैरी और नॉट, बिकॉज उसे खुद ही अवेयरनेस नहीं। इवन दो वो 19 ईयर्स से आप देखिए लगातार नाकों के सेंटर पे आ रहा है, काउंसलिंग ले रहा है, पर क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, डर है एक तरीके का, तो हम बताते नहीं है। उसके दोस्तों को किसी को नहीं पता,
जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है इसमें। उसके किसी दोस्त को नहीं पता कि वो HIV पॉजिटिव है, वो ये बताने से डरता है। और ज्यादातर हर पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम एक थी, बहुत ही कम मुझे ऐसे मिले देवर साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कि वो बता पाए अपनी सोसाइटी को या जहां वो जाते हैं। ज्यादातर लोग अवॉइड करते थे, इवन पढ़े लिखे लोग तो मैं आपको बताऊं ज्यादा अवॉइड करते थे कि बताएंगे तो फिर सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा और ऑल दोज थिंग्स। इवन में मुझे गे पेशेंट्स के साथ भी मौका मिला बात करने का, ट्रांसजेंडर के साथ भी मौका मिला, एंड दे वर वेरी क्लियर कि उन्हें बहुत डर है इस बात का कि अगर कोई देख लेगा, इवन उनकी खुद की कम्युनिटी के लोग अगर उन्हें देख लेंगे तो स्टिग्मेटाइज्ड हो जाएंगे, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा एक तरीके से कलंक, जो आपने सही टर्म यूज किया, उस पर एप्ट होता है। तो ये देखा गया है काफी बार रिसर्च में कि जो स्टिग्मा होता है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंक्रीज इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे क्या, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी और PTSD जिसको हम बोलते हैं। जब डायग्नोस होता है पेशेंट, आप देखिए मेरे पास एक फीमेल आई थी जिसको डायग्नोस हुए 5 इयर्स हो गए, 5 इयर्स के बाद भी शी वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रहेंड। उन्हें एहसास ही मतलब बहुत मुश्किल था उनके लिए ये एक्सेप्ट करना कि मुझे HIV हो गया है। शी वॉज स्टार्टेड क्राइंग उसी इंटरव्यू में वो, जबकि 5 साल से वो लगातार दवाई खा रही है। तो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है पेशेंट्स में। साथ में सब्सटेंस अब्यूज में भी कई लोग इंगेज होते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म है और ड्रग अब्यूज है, तो कई लोग उसको भी, क्योंकि डिप्रेशन से वो समझ नहीं पाते कैसे लड़े। सेकेंड थिंग ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो स्टिग्मा होता है और जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, ये मिलके क्या करते हैं। अगर हम ये देखें, ठीक है भाई मानसिक बीमारी हो गई, डिप्रेशन में चले गए और ये प्रॉब्लम्स हो गई, अब क्या दिक्कत है, दवाई ले लो, ये कर लो, क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आप अपने स्टिग्मा से, अपनी उन निगाहों से जिससे आप बेसिकली दूसरे इंसान को कलंकित समझ रहे हैं, आप उसकी जान ले रहे हैं, क्योंकि उसका जो CD4 काउंट है वो बढ़ता नहीं है। काफी सारी रिसर्च में पता चला कि लॉन्ग टर्म में जो स्टिग्मा होता है वो CD4 काउंट को कम करता है। जो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी होते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद भी उसका जो CD4 यानी उसकी जो ताकत है वो बढ़ने नहीं देते, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग नहीं होने देते हैं वो। और ओवरऑल ये एक तरीके से हार्मफुल होता है पेशेंट के लिए कि वो अपना इम्यून सिस्टम उभार ही नहीं पाता है, क्योंकि सोसाइटी उसको किस नजर से देखती है, वो किस तरीके से डरता है अपने ही लोगों को बताने के लिए। ज्यादातर पेशेंट अपने घर वालों को भी नहीं बताते, कई लोगों के पार्टनर को भी नहीं पता होता कि दे आर HIV पॉजिटिव। तो ये काफी स्टिग्मा होता है जो कैरी करना पड़ता है। और मुझे लगता है आज के युग में डायबिटीज होना लोगों के लिए बड़ी एक वो बात है कि ओहो डायबिटीज है जी, 60 साल के हो गए, डायबिटीज है, क्या ही दिक्कत है, मुझे तो BP रहता ही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो बीमारी और भी ज्यादा खतरनाक है उस HIV से, जिसका ट्रीटमेंट बिल्कुल कॉमनली और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक डायबिटिक पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट बर्डन कैरी करना पड़ेगा फाइनेंशियली, हाइपरटेंशन के पेशेंट को बर्डन कैरी करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका एड्स का पेशेंट है उसे कोई बर्डन कैरी नहीं करना है, अपनी मस्त दवाई खाए और मस्त अपना जिए, कोई उसको दिक्कत नहीं होगी। सर मुझे लगता है कि जो बीमारियां हैं, डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, इनको लेके लोग वैसे रिलैक्स इसलिए रहते हैं, कहीं ना कहीं इसका जो ओरिजिन कॉज है वो, क्योंकि HIV का जो कॉज है, देयर आर सेवरल कॉजेस, जैसे आपने बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाता है, मदर टू चाइल्ड हो जाता है, बट बेसिकली जो फर्स्ट प्राइमरी कॉज नॉर्मली हर इंसान के दिमाग में आता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही आता है। जबकि जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन है उसको वो लिंक करते हैं मीठा खाने की वजह से हो गया, ज्यादा टेंशन लेने से टैकीकार्डिया हो गया। तो जो ओरिजिन ऑफ कॉज है उसको लोगों में एक मेंटालिटी हो गई है कि डायबिटीज अच्छा ओके, हाइपरटेंशन ओके, HIV इट इज नॉट ओके। तो आपकी तरफ से एक पेशेंट जो अभी HIV डायग्नोज हुआ है उसको आपकी तहे दिल से क्या सलाह है? बेसिकली आज के युग में जब हम ये बात करते हैं कि यार ये एक कैरेक्टर असैसिनेशन है बेसिकली HIV का डायग्नोसिस, कि यार ये तो है ना HIV पॉजिटिव अगर आपने किसी को बता दिया, चरित्र इसका ठीक नहीं है। तो मुझे ये बात मतलब एक तरीके से मेरा सवाल है सोसाइटी को कि क्या उन लोगों का चरित्र सही है जो हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं? क्या आप उनका कैरेक्टर बिल्कुल सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि दे आर नॉट एंगेजिंग इन एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज? क्या वो अपने शरीर के साथ, अपने मेंटल हेल्थ के साथ और एक कैरेक्टर वाइज वो बिल्कुल सही है? क्योंकि एक HIV का पॉजिटिव पेशेंट सिंपली उसको एक डायग्नोसिस हो गया, जो बेसिकली एक तरीके से लक की बात है कि इतने सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो रेट है, इतने सेक्सुअली मतलब आप देखिए कि जो 1000 बार एक्सपोजर होने के बाद भी आपका जो एक्सपोजर का रेट है वो मुश्किल से 80-90 ही होगा, यानी मुश्किल से 1% के करीब होगा।
उसके बाद भी किसी को HIV अगर हो जाता है तो उसका बस कैरेक्टर असैसिनेशन करना सोसाइटी के लिए इजी हो जाता है, गॉसिप के लिए बात हो जाती है ना बेसिकली। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा आपके ही पॉडकास्ट के माध्यम से हर उस HIV पॉजिटिव पेशेंट को जो पहली बार डायग्नोस हुआ है कि आप इससे बिल्कुल मत घबराइए। एक HIV पॉजिटिव पेशेंट की इंडिया में भी, और वर्ल्ड में तो बात ही छोड़ दीजिए, इंडिया में भी डिस्पाइट बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री, इवन अफ्रीका में भी हर जगह इसकी दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप अपनी दवाई बिल्कुल टाइम टू टाइम लेते हैं, एडहेरेंस आपका पक्का है, तो आपका जो लाइफ स्पैन है वो एक नॉर्मल लाइफ स्पैन है। एक डायबिटिक पेशेंट पे भी मैं थोड़ा सा वो करूंगा कि यार इसका लाइफ स्पैन शायद नॉर्मल नहीं रहे, क्योंकि उसको कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मेलिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक ये सब हो सकता है। लेकिन HIV के पेशेंट को ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो अपना लाइफ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे इंडिया का जो 71 ईयर्स है एवरेज मेल का, फीमेल का है 73 ईयर्स। HIV पॉजिटिव पेशेंट जो एकदम बिल्कुल ट्रीटमेंट पे होता है उसका भी इतना ही है। इवन वो HIV पॉजिटिव पेशेंट जो एड्स के साथ डायग्नोस हुए हैं उनको भी कोई डरने की बात नहीं है। अगर वो ट्रीट हो चुके हैं, जो एड्स वाली कंडीशन है, जो इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो चुका है और आप अपने नॉर्मल स्टेटस में आ गए और HIV की दवाई बिल्कुल रेगुलर खा रहे हैं, तो आपका भी स्टेटस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो आप काउंसलिंग लीजिए, नियरेस्ट अपने जो ICTC सेंटर होता है वहां जाइए, टेस्टिंग करवाइए, अपना जो पार्टनर अगर आपका कोई है उसकी टेस्टिंग कराइए बिना डरे। प्राइवेसी आप रखिए ताकि आप स्टिग्मेटाइज ना हो, लेकिन आप डरिए नहीं। काउंसलर्स होते हैं ICTC सेंटर में। फिर नाको के जो सर्विसेज होती है जिसको ART सेंटर एंड ART प्लस सेंटर बोलते हैं, वहां आप जाके इसकी सर्विसेज ले सकते हैं। लाइफ लॉन्ग आपको फ्री में, फ्री ऑफ चार्ज आपको मिलेगा और आपको कोई डरने की बात नहीं है। सर, हम पॉडकास्ट को रैप करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल रहेगा जो कि बहुत ही जनरलाइज्ड कैटेगरी का रहेगा। समझिए, एक कंपैरेटिव स्टडी समझ लेते हैं। एक ग्रुप है जिसमें 50 लोग हैं और दूसरा ग्रुप है जिसमें 50 लोग हैं। एक ग्रुप है जो कि HIV नेगेटिव लोगों का है या जिन्होंने कभी डायग्नोसिस के लिए तरफ गए ही नहीं है वो लोग, और एक ग्रुप है जिसमें HIV पॉजिटिव लोग हैं। जो HIV नेगेटिव है उनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स भी शामिल हैं। आपने जो अभी तक ऑब्जर्व किया उसमें क्या आपको एक ऐसा पैटर्न लगता है कि जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं दे आर मोर कंप्लायंट टू आवर ट्रीटमेंट कंपेयर टू दैट ऑफ HIV नेगेटिव पेशेंट्स? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट जो होता है वो मोर कंप्लायंट टू ट्रीटमेंट होता है। उसकी वजह दो है। पहला, उसे डर लगता है इस बीमारी के नाम से ही कि HIV हो गया मतलब अब तो मौत पक्की। तो वो एक डर जो होता है डायबिटीज के पेशेंट और हाइपरटेंशन, डिस्पाइट ये फैक्ट है, नोन फैक्ट है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन से मरने के आपके चांसेस और उनके कॉम्प्लिकेशंस से जूझने के चांसेस आपके ज्यादा हैं कंपेयर टू HIV के जो ट्रीटमेंट के बावजूद जूझने के जो चांस है मतलब। लेकिन फिर भी एक डर है, तो एक वो कंप्लायंस जनरेट करने का फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर ये होता है कि जो हमारी सरकार द्वारा दी गई जो काउंसलिंग सर्विसेज है वो बहुत ही अच्छी है। इवन डिस्पाइट HIV के जो पेशेंट्स हैं वो इतना स्टिग्मा झेल रहे होते हैं अपनी लाइफ में। आप सोचिए, अगर आप इमेजिन करिए कि मैं सपोज करूं HIV पॉजिटिव हो जाऊं, क्या मैं आपको बोल पाऊंगा इस पॉडकास्ट में कि आई एम HIV पॉजिटिव पेशेंट? क्या मैं अपनी वाइफ को बोल पाऊंगा आफ्टर मेरी वाइफ भी एक डॉक्टर है? क्या मैं अपनी मदर को बोल पाऊंगा जो मेरी मदर भी एक डॉक्टर है? मतलब आप सोचिए कि कितना मुश्किल है, इवन आफ्टर सो मच एजुकेशन और जो एक अवेयरनेस के बाद भी नहीं बोल पाऊंगा। तो सबसे पहले इसी चीज से मुझे जूझना पड़ेगा, इस डर से कैसा सोसाइटी मुझे रिएक्ट करेगी, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट इसका कैसे मुझे मिलेगा। तो इसकी जो काउंसलिंग सर्विसेज है नाको बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। हमारे जो काउंसलर्स होते हैं रात दिन अवेलेबल होते हैं HIV पेशेंट्स के लिए। वो बेसिक उनकी काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म अपने ट्रीटमेंट पे बने रहें। धीरे धीरे करके इवन मैं आपको बताऊं, जो काउंसलिंग सर्विसेज होती है वो मैरिजेस भी करवाती है। HIV जो कम्युनिटी होती है, जो HIV, क्योंकि इवन डिस्पाइट जो आपने जो एक बात कही थी अनडिटेक्टेबल इक्वल्स टू अनट्रांसमिसिबल, उसके बाद भी नॉर्मल सोसाइटी इसको अच्छे से नहीं लेती है। बहुत कम ऐसे पार्टनर होते हैं जो ऑनेस्टी से ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि मेरा पार्टनर HIV पॉजिटिव है एंड आई लव हिम, या मैं अपने जिंदगी उनके साथ बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और जो मैरिजेस की बात है, जो HIV कम्युनिटी होती है उनमें मैरिजेस कॉमन होती है। तो वो जो HIV कम्युनिटी है उनमें मैरिजेस कराने का काम, फैमिलीज को मिलाने का काम भी काउंसलर्स करते हैं कई बार। मैं खुद ने जहां काम किया था अपनी रिसर्च में, मैंने देखा कि काउंसलर्स काफी हेल्पफुल थे। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी पॉडकास्ट था। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज फन।
हाँ, मुझे अच्छा लगा ये अवेयरनेस जनरेट करने के लिए जो आपने पॉडकास्ट किया।